विभाग विनोद में मैं संजू आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक दिलचस्प घटना विकास क्रम में शरद पवार ने अपने उस बयान पर सफाई दी है जिसमें उन्होंने टिप्पणी की थी कि अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की जो मांग विपक्ष कर रहा है वो अनावश्यक है। इस पर विवाद हुआ था, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि कहीं विपक्षी एकता के मार्ग में जो प्रयास हो रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, उसके मार्ग में शरद पवार खलनायक की भूमिका तो अदा नहीं करेंगे, लेकिन अत्यंत ही अनुभवी राजनीतिक लोकप्रिय भारतीय राजनीति के नब्ज को अच्छी तरह पहचानने वाले अनुभवी दिग्गज जिन्हें चाणक्य के रूप में भी देखा जाता है भारतीय राजनीति में, उन्होंने बगैर किसी विलंब के जहां ये बात हुई विपक्षी एकता की, उन्होंने तुरंत सफाई दे दी कि वे विपक्ष की जेपीसी की मांग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने दो टूक ये सफाई दी। इससे वो भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई थी वह निश्चित रूप से समाप्त हुई। हाँ, इसी क्रम में यह जरूर बोल गए कि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में जब इस्तीफा दिया था तो उन्हें अर्थात शरद पवार को विश्वास में नहीं लिया। शायद ये उनके एक मन की पीड़ा थी, बात हुई। चूंकि ये सभी जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी अगर मूर्त रूप ले पाया था, सत्ता में आया था, तो यह शरद पवार की नीति थी, उनकी रणनीति थी। और अगर ऐसे में उन्हें इस्तीफा के पूर्व विश्वास में उद्धव ठाकरे नहीं लिया तो यह गलत अवश्य था। खैर, अब वो प्रसंग समाप्त हो चुका है, लेकिन इसी सिलसिले में जो विपक्षी एकता के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें कुछ सकारात्मक तथ्य सामने आए हैं और इन कदमों की प्रशंसा हो रही है। जहां सोनिया गांधी ने पहल करते हुए स्पष्ट किया है कि समान विचार वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलकर कांग्रेस काम करेगी, अर्थात उनको एकजुट करने की दिशा में वे पहल कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि विपक्षी एकता हो, सभी एक मंच पर आ जाए। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके संबंध में कई तरह की बातें आती हैं उनकी निजी महत्वाकांक्षा को लेकर, लेकिन वह स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी उनकी कोई भी मंशा नहीं है। उनका है कि वे विपक्ष के जो एकजुटता हो उसका नेतृत्व करना चाहते हैं, एकजुट विपक्ष का दो टूटों काम है। और अब उन्होंने विपक्षी एकता के पक्ष में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बात करने के लिए स्वयं 3 दिन की दिल्ली यात्रा पर गए हैं, जहां वह सोनिया गांधी से मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे, शरद पवार से भी मिलेंगे और अरविंद केजरीवाल से भी मिलेंगे। यह उन्होंने कहा है। यह एक विपक्ष के लिए उत्साहवर्धक संकेत है। यहां मामला मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विरोध का नहीं है। मुद्दा है एक सशक्त मजबूत विपक्ष का। लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत विपक्ष अत्यंत ही आवश्यक है। यह दोहराना तिहराना वो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी भटकने के खतरे मौजूद रहते हैं। जब उनका कोई विरोध नहीं होता है, जब उन्हें कोई आईना नहीं दिखाएगा, तो खतरा यह मौजूद रहता है कि वे तानाशाही की राह पर चल पड़े। इसे रोकने के लिए ऐसी प्रवृत्ति के जागृत होने के पूर्व ही आवश्यक कदम उठाया जाए, इसके लिए मजबूत विपक्ष अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए यह भ्रम पहले निकाल देना चाहिए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये नहीं, विपक्ष लोकतंत्र के हित में अपने पांव मजबूत कर रहा है ताकि देश में लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल सके। ध्यान रहे,
सोनिया गांधी ने अन्य बातों के अलावा जो आरोप लगाया है सत्तारूढ़ दल पर, वह यह कि वर्तमान मोदी सरकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को ध्वस्त कर रही है। यह आरोप सोनिया गांधी का है और ऐसे आरोप समय समय पर विपक्ष के अन्य नेता भी लगाते रहे हैं। कुछ प्रमाण भी सामने आए जिससे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की प्रबल समर्थक, जन भावना का आदर करने वाले, समय समय पर पूर्व में जनहित में सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों से केंद्र में सत्ता है, देश के अनेक राज्यों में उनकी सत्ता है, तो उनके कुछ कदमों से देश की जनता विचलित हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ताजा तरीन भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी इंटरपोल नोटिस को केंद्र सरकार ने अर्थात मोदी सरकार ने वापस ले लिया। इससे क्या संदेश मिलता है? यही न कि अपरोक्ष में केंद्र सरकार स्वयं चौकसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। ऐसे आरोप पूर्व में लग चुके हैं जब वो भागा था कि उसे भगाने में स्वयं केंद्र सरकार का हाथ है, ऐसे आरोप लगाए गए थे। इस पार्श्व में जब उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस वापस लिया जाता है तो संदेह प्रकट होंगे ही, और जिसकी ओर सोनिया गांधी ने इशारा किया है, इसका भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। अन्यथा उन पर जो आरोप लगेगा सत्ता के दुरुपयोग का और अवांछित तत्वों के संरक्षण का, वह आरोप सिद्ध होता रहेगा। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ऐसी किसी स्थिति का निर्माण नहीं करना चाहेंगे। अतः इस मुद्दे पर भी स्पष्टीकरण आवश्यक है। दूसरी बात जो सोनिया गांधी ने इशारा किया वह यह, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का रिहा किया जाना। हम नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं, उनके योगदान की बात करते हैं। वैसे में बिल्किस बानो के बलात्कारियों का रिहा किया जाना आपत्तिजनक अवश्य है। निसंदेह इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष को सफाई देनी होगी कि आखिर क्यों रिहा किया गया उसे। सजा याफ्ता हो, सजा काट रहा था। कहा जाता है उसके जेल के अंदर अच्छे चाल चलन को देखते हुए सजा कम कर दी गई। इस सफाई को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक अत्यंत ही घृणित दोष का अपराधी अगर रिहा कर दिया जाता है, और रिहाई नहीं, रिहाई के बाद उन्हें बैठाकर फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता है और उस कार्यक्रम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे, क्या संदेश जाएगा? सोनिया गांधी के इन आरोपों में दम है, इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना ही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने, कि ये जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को धराशायी करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं, इसके खिलाफ विपक्ष एकजुट होना आवश्यक है। इस दिशा में सफलता मिलती भी दिख रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक अभी भी स्पष्ट रूप से बल्कि निर्णायक रूप से कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, कुछ माह बचे हुए हैं। लोकसभा के चुनाव के पूर्व अनेक महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तत्काल, तो फिर विपक्ष के बटे हुए वोटों के कारण भारतीय जनता पार्टी पुनः विजयी होकर सत्ता काबिज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह दोहराना ही होगा, सभी जानते हैं, तथ्य सामने है।
कि मात्र 34-35% वोट के सहारे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है, अर्थात 64-65% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाताओं ने दिया था। लेकिन चूंकि वो वोट विभिन्न दलों में बट गए, वितरित हो गए, उसका लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को और वो 34-35% वोट के सहारे सत्तारूढ़ हो गई। इस तथ्य की मौजूदगी में विपक्ष विचार मंथन कर एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। यह एक उत्साहवर्धक संकेत मिले हैं जिस प्रकार नीतीश कुमार ने पहल की है और स्पष्ट रूप से उन्होंने नेतृत्व के मुद्दे पर अपने को अलग कर लिया है। जिस प्रकार स्वयं राहुल गांधी ने ध्यान रहे, राहुल गांधी ने भी स्वयं को अलग किया हुआ है और यह लोकतंत्र है। अगर कल्पना कीजिए, हो सकता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर एकजुट विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में, तक नेतृत्व का मसला तो हल होने की बात आएगी, तो किसी एक कुशल नेतृत्व के हाथों में सत्ता सौंपना समीचीन नहीं होगा। पहली शर्त उसमें आती है कि जिस पार्टी के ज्यादा सांसद चुन कर आएंगे उस पार्टी के नेता को वो पद मिलेगा। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है और किसी को इस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जो संकेत मिल रहे हैं छन कर बाहर आ रहे हैं विपक्षी दलों के, उसे लगता है कि इस मुद्दे पर भी उनमें करीब करीब एक राय है। कुछ नाम उछाले गए थे जैसे नीतीश कुमार का, उन्होंने उसे वापस ले लिया। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा सामने आई थी, वो भी ममता बनर्जी भी लगभग अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। एक अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है, तो अरविंद केजरीवाल ने भी अभी पिछले दिनों जब उनके दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ तो उस पर पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया और उस वहां संबोधन में केजरीवाल ने दो टुक कहा कि देश के लोकतंत्र के रक्षार्थ और लोकतंत्र के तीनों पायों के रक्षार्थ उन्हें जो कुछ भी करना हो, उन्हें जान देने की भी आवश्यकता पड़ी तो जान देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का जो पार्श्व रहा हुआ है, उनके आलोचक भी निजी तौर पर अरविंद केजरीवाल पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते। यह ठीक है कि विरोधी पक्ष कहता आया है कि उनके दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। सही है यह, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में सामने आए हैं और कम अवधि में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद दिल्ली राज्य के बाद पूरे पंजाब में भी उनकी सरकार बनी और पिछले चुनाव में गुजरात में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, गोवा में भी उनके विधायक हैं। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अब वे अपना विस्तार कर रहे हैं और अभी हाल में जो अनेक विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां भी वे अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं। मतलब जिस राष्ट्रीय दल के रूप में उसे सम्मान मिला है उसका आदर करते हुए उसे व्यवहार के स्तर पर प्रमाणित करने के लिए केजरीवाल सक्रिय हुए हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा दिशा मिल रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब रही बात केंद्रीय दो मंत्रियों किरण रिजिजू और धर्मेंद्र प्रधान ने, इसके लिए आरोप लगाया है कि यह और कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति निजी नफरत का मामला है। यह ताजा आरोप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस रूप में आया है, जबकि इसके पूर्व कांग्रेस के आंदोलन पर आरोप लगाते हुए इन लोगों ने यह आरोप लगाया था कि वस्तुतः यह एक परिवार राहुल गांधी
कि राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। कई बार इस तरह से वे अपने स्टैंड बदलते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन जो बातें ये मोदी के संबंध में उन्होंने इस बार कही कि मोदी के प्रति निजी नफरत, यह हो सकता है। लेकिन यहाँ जब वे इस बात को कह रहे हैं, एक सवाल खड़ा होता है और उन्हें विचार मंथन करना चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर यह पता करें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ऐसी नफरत की भावना का जन्म ही क्यों हुआ। क्यों लोग नफरत के लिए मजबूर हो रहे हैं। भले ही वे राजदल के कुछ नेता हो, लेकिन यहां तो एक व्यक्ति भी अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत के लिए खड़ा होता है, हालांकि यहां ज्यादा लोग हैं, और जैसा कि हमारे किरण रिजिजू और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह मोदी के प्रति नफरत का उदाहरण है, तो यह उन्हें भी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को भी चुनौती है कि वे इस पर चिंतन मनन करें कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों कर हुई कि आज मोदी के प्रति नफरत पर चर्चा हो। मोदी के प्रति नफरत की भावना लेकर लोग सड़कों पर निकले। मोदी के प्रति नफरत के कारण केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाए। यह अपने आप में चिंतन मनन का स्वतंत्र विषय है, और यह इसका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों विचारकों को बैठकर चिंतन मनन करना ही होगा। यह देश, फिर एक बार दोहरा दो, यह देश किसी की बपौती नहीं है। इस देश के मालिक देश की जनता है। यह जनता की इच्छा है जो लोगों को सत्ता सौंपती है, लोगों को सत्ता से बाहर करती है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मौजूद हैं। जनता के सामने किसी की नहीं चलती, और जनता सही समय पर सही निर्णय करने में सक्षम है। यही कारण है कि सभी को आज जब चुनाव निकट है, जनता के सामने जाना पड़ रहा है। लेकिन यहां होना यह चाहिए कि वे अपने सकारात्मक कार्यक्रमों के आधार पर जनता के सामने जाए, नकारात्मक सोच के साथ नहीं। यह आचरण प्रस्तुत कर ही पक्ष या विपक्ष दोनों जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। मैंने जिसे कहा, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ समझती है, सब जानती है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों को आधार बनाकर पुनः जनता का समर्थन मांगा जाएगा। यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के संबोधन से भी स्पष्ट हुआ, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक है वहां जो तय हुआ, वो जो सूत्र बताते हैं, उसमें भी यही निर्णय लिया गया कि मोदी के चेहरे पर, मोदी के नेतृत्व में 9 साल की उन सरकारी उपलब्धियों को सामने ला करके पुनः जनता का समर्थन मांगा जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता तीसरी बार सत्ता सौंपे। और यह तो तय ही है कि ऐसा होने पर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार स्वयं नरेंद्र मोदी ही स्थापित होंगे। यह हो रहा है। दूसरी ओर जहां तक विपक्ष की बात है, वो विपक्ष एकता की बात हालांकि अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाया है, लेकिन अगर विपक्षी एकजुट होकर, एक मंच पर एकत्रित होकर, एक झंडे के तले, एक चुनाव चिन्ह के तले अगर चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं, तो स्थितियां बदल सकती हैं। वैसी स्थिति में जैसे नेतृत्व का सवाल आता है, तो उस पर कोई विवाद न होकर सीधे समान बात यह रहेगी कि जिस घटक दल को ज्यादा सीटें मिलेंगी, उसका नेता ही उस एकजुट विपक्षी पार्टी का नेतृत्व करेगा। यह स्पष्ट है, और यह लोकतंत्र के हित में होगा। मैं यह दोहरा दूं पुनः, यहाँ पर किसी पार्टी विशेष के विरोध का बात नहीं है। यहाँ लोकतंत्र के रक्षा, लोकतंत्र के नींव को मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए आवश्यक है कि विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे, ताकि
कोई भी दल, यहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, भविष्य में आने वाले किसी भी दल के रणनीतिकार विचारक कभी भी लोकतंत्र के खिलाफ, जनहित के खिलाफ, स्वहित में कोई वैसे मार्ग का वर्ण न करे जो तानाशाही की ओर ले जाता हो। ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। ये खुशी की बात है कि कांग्रेस की ओर से भी पहल हो रही है, नीतीश कुमार भी पहल कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी लगभग अपना समर्थन दे दिया है। दक्षिण के कुछ जो दल हैं वे भी इस पक्ष में हैं और समाजवादी पार्टी भी अपने सिंह, हालांकि आज उनकी उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन वो भी जहां विपक्षी एकता की बात आती है वहां पर साथ है। तो यह क्या मान के चला जाना चाहिए, ये आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष दोनों सकारात्मक भूमिका के साथ 2024 के चुनावी जंग में उतरेंगे और जनता उनके कार्यक्रमों के आधार पर, उनके नियुक्तियों के आधार पर, उनकी योजनाओं के आधार पर अपना मन बनाकर अपने वोटों का प्रयोग करेगी, मताधिकार का प्रयोग करेगी।